Hello everyone, once again welcome back to Simple Ways। आज हम पढ़ने वाला है फिर से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एलिमेंट्री मैथ्स का। जैसे कि पिछले दो वीडियो पे हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चंस तक 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्व किया है। आज हम करेंगे 51 से लेके 75 तक। ओके, ये रहेगा पार्ट 3। ओके, तो चलिए करते हैं 51 से लेके 75 तक क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ओके, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिलेबस में है तो वहां से क्वेश्चंस आने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को एक चीज़ जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसा होता है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक बेसिक सा फॉर्मूला है PRT/100। ओके, यहाँ में P क्या है? प्रिंसिपल है। R क्या है? रेट है। T क्या है? टाइम है। प्रिंसिपल जो कि सम भी बोलते हैं, जो कि हम लोग इन्वेस्ट करने वाला है। ओके, रेट क्या होता है कि कौन सा रेट में, जैसे कि पर एनम में कितना रेट होगा। T मतलब टाइम, कितना साल के लिए। ओके, तो यहाँ में ये क्वेश्चन सॉल्व करने से और भी अच्छे से क्लैरिटी होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 years एट 6% पर एनम। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया 200 का जो कि प्रिंसिपल है उसका इंटरेस्ट दोनों बोला है। सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में हर साल 6% रेट से। ओके, तो हम लोग ऐसा में डायरेक्ट पुट कर देना है वैल्यू को, आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ में प्रिंसिपल 200 है, इसका बाद मल्टीप्लाई रेट कितना है 6 है, इसका बाद टाइम जो कितना है 5 है। ओके, तो नीचे में 100 आएगा। ओके, तो 100 आएगा, इसका बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करने से ये दो जीरो को काट दो, 5 6 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। ओके, इंटरेस्ट कितना आ गया? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 60 आ गया। ओके, तो ऐसे ही सॉल्व करता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ में, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना है और एक चीज़ पता होना है कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा टाइम है और कौन सा रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ में क्या करना है, सवाल में क्या पूछा है? ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम अमाउंट टू ₹3120 इन 5 years, फाइंड द सम। यहाँ में हम लोग को इस बार अमाउंट दे चुका है। ओके, अमाउंट दे चुका है और अमाउंट दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। ओके, तो हम लोग को सम ढूंढना है। सम ढूंढना है, सम मतलब क्या है? प्रिंसिपल P ढूंढना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेगा, इसका यहाँ से शुरू करेगा। हम लोग को पता है ऐसा इक्वल टू क्या होता है? PRT होता है, PRT/100। ओके, तो हम लोग को P पता नहीं है। रेट क्या है? रेट जो 4% है। ओके, 4 लिखो, इसका बाद टाइम कितना है? फिर से 5 है, 100। ओके, तो इधर में ये कितना हो जाएगा? कैंसिल करेगा तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20। 20 से काटने से ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ में 5 आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग इसको P/5 लिख सकेगा। SI का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को? P/5। ओके, P/5 पता चल गया होगा ये क्या कैसे सॉल्व किया है, बस कैंसिल किया है। ओके, वैल्यू को इसके बाद हम लोग को और एक चीज पता होना है कि अमाउंट, जो अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ओके, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल जो क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्ट करता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो कि इंटरेस्ट है। ये पैसा को, प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोच लो, हम लोग ने किसी को लोन दिया 1 साल के लिए, 100 रुपया लोन दिया किसी को 1 साल के लिए, तो 1 साल जो 100 रुपीज जो दिया है उसको क्या बोलेगा हम लोग? प्रिंसिपल बोलेगा। और इसके बाद 1 साल को हम लोग अगर इनकेस 10% में लोन देता है तो 1 साल में 10 रुपया बढ़ेगा, है कि नहीं? बात का बात बता रहे हैं। तो ये 10 रुपया जो बढ़ा है, जो इंक्रीज हुआ है ना, वो जो इंटरेस्ट है, वो जो क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, वही चीज ये दोनों को अगर प्लस करेगा, 100 प्लस जो इंटरेस्ट है उसको प्लस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, जो कि यहाँ में गिवन है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी हम लोग को P पता नहीं है, SI कितना मिला है?
अभी अमाउंट को डायरेक्ट लिखता है यहाँ पे, पी पता नहीं है, ऐसा ही कितना मिला है, ऐसा है जो हम लोग को p/5 मिला है कि नहीं। ओके, इसका बाद इस यहाँ में अमाउंट कितना है, 3120 है कि नहीं। ओके, ये वाला। इसका बाद ये दोनों का एलसीएम निकालेगा तो 5 5p+p/5 होगा, है कि नहीं, ये दोनों का। इसका बाद उसको फिर से करेगा, सॉल्व करने से 3120 इक्वल टू 6p/5, ये मिल गया अभी। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू p। ओके, इसको अभी कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेगा, ये 6 से कैंसिल करेगा, 6 5 या 30, इसका बाद 1 रिमेन होगा तो 2 या में 0 आ जाएगा, 520 आ गया है कि नहीं, 6 से कैंसिल करने से। तो अभी p इक्वल टू 520 इंटू 5 ये है। ओके, तो 5 0 is 0, 5 2 या 10, फिर से 0 होगा, 1 रिमाइंडर, 5 5 25 26, ये मिल गया अभी हम लोग को। ओके, p का वैल्यू मिल गया 2600, कौन सा वाला है ये। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोग को क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। वैसे मैंने ये सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो बनाया है, पहले से पढ़ाया है, तो वहाँ में बहुत अलग अलग टाइप का ना जो क्वेश्चन है उसको सबको सॉल्व किया है, तो वहाँ में देखने से और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगा अगर डाउट है तो। बस आपको ये फॉर्मूला जानना है, ये तो बेसिक फॉर्मूला ही है, ERT/100, लेकिन ऐसा भी जानना है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है, क्योंकि कभी कभार अमाउंट देख के SI भी पूछ देगा या प्रिंसिपल भी पूछ देगा। होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट में ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिलेबस में है इसलिए मैंने कराया, बट कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली नहीं आता है क्वेश्चंस, ये CSL ऐसा एग्जामिनेशंस में तो बोल सकते हैं 1-2% चांसेस ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आने का, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। फिर भी आप लोग जानने से अच्छा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसा होता है बोलने से, अमाउंट कैसा निकलता है, P1 प्लस R/100n। ओके, यहाँ में n क्या है, ये जो टाइम है। ओके, R क्या है, रेट है, P प्रिंसिपल है। ये जो एनुअली के लिए, एनुअली मतलब एक साल के लिए। इन केस अगर हाफ ईयरली हो गया ना, हाफ ईयरली मतलब आधा साल के लिए बोलने से, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R का जगह में 2R हो जाएगा, नहीं एक मिनट, R/2 इंटू 100 हो जाएगा, इसका बाद n जो 2n हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, इसका बाद अगर क्वार्टरली का बात करेगा तो अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R, ये 4 इंटू 100 होगा, इसका बाद यहाँ में 4n हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला जो आपको जानना है। ओके, ये फॉर्मूला एनुअली के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाफ ईयरली अगर पूछता है आधा साल के लिए ना, तो हम लोग R/2 करेगा और 2n हो जाएगा। n मतलब टाइम, ओके, ईयर कितना साल, रेट तो डायरेक्ट बात ही है, क्वार्टरली बोलने से 4। ओके, तो क्वेश्चन में कैसा दिया होगा उसी के हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेगा। तो यहाँ में कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला को यूज करेगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रेट, ये n है, गिवन है। ओके, तो हम लोग सबसे फर्स्ट अमाउंट को निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो अमाउंट को सबसे फर्स्ट अमाउंट के हिसाब से निकलता है, अमाउंट को निकाल लेगा। P कितना है, 8000 है, इसका बाद 1 प्लस R, रेट कितना है 4%, 4/100 है, इसका बाद n 2 ना। ओके, डायरेक्ट आ गया हम लोग को। इसके बाद इसको हम लोग 8000, इसको एलसीएम करेगा तो 5 आ जाएगा, 5/100 होगा, है कि नहीं। 5/100 नहीं, ये 5/100 नहीं, 100 प्लस 4/100 ऐसा होगा, है कि नहीं, 4 है तो इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इसको फिर से अमाउंट इक्वल टू 8000 10400, ये आ गया। ओके, इतना तक क्लियर है कि नहीं।
तो अभी हम लोग ये चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, पहले इसको 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 कैंसिल करेगा तो 25 25 4 से करेगा, ये दोनों को 4 4 से कैंसिल करने से ये 26 होगा, ये 25 होगा। अगर 4 से करेगा तो यहाँ में 26/25 होल स्क्वायर, यही चीज़ को लिखा है फिर से। ओके, तो यहाँ पे लिखेगा नेक्स्ट जो, तो 8, ये अमाउंट का है, हाँ अमाउंट का वैल्यू 8 इंटू 26/25 इंटू 26/25। ओके, ऐसा ये स्क्वायर है तो इसलिए 2 टाइम लिख सकेगा। ओके, ऐसा 2 टाइम लिख सकेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेगा, इसको कैलकुलेट करने से अगर इसको आप कैलकुलेट करेगा तो 8652.8 ऐसा आएगा। इसको कैलकुलेट करेगा तो अमाउंट का वैल्यू इतना मिल गया अभी हम लोग को, ये चीज़ ये आया इस तरफ से। इसके बाद हम लोग अभी अमाउंट का वैल्यू तो मिल गया, तो सबसे पहले मैंने बताया था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई बोल के बताया था ना, बट यहाँ में एसआई नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो एसआई का जगह में हम लोग उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ओके, सेम ही बात है क्योंकि इंटरेस्ट ही है कि नहीं। तो हम लोग को अमाउंट कितना मिला है यहाँ में, ये अमाउंट मिल गया हम लोग को, तो क्या निकलना था हम लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना था, सीआई निकलना था। तो एक चीज कर सकता है, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकता है, अगर प्रिंसिपल को इस तरफ बेचने से माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो अमाउंट कितना है 8652.8 माइनस प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल 8000 था, है कि नहीं, ये जो 8000 था माइनस करेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 652.8। 652.8 अगर ये दोनों को माइनस करेगा तो हम लोग को ये मिल जाता है। आंसर कौन सा वाला है, सी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, तो कोई कोई का तो फर्स्ट टाइम होता है, कोई कोई को मैथ्स थोड़ा टफ लगता है। यहाँ में कुछ नहीं करना है, ये एनुअली होता है, कभी कभार हाफ ईयरली भी होता है, क्वेश्चन में दिया होगा, कभी कभार क्वार्टरली भी होता है, तो इसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। अभी के लिए ये दोनों को भूल जाओ, बस एनुअली में ध्यान दो क्योंकि ये एनुअली है। एनुअली में ये फॉर्मूला को यूज करना है हम लोग को, तो ये फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। ओके, अमाउंट का फॉर्मूला को, तो अमाउंट का फॉर्मूला में मैंने डायरेक्ट पुट किया। ओके, ये अमाउंट का फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट किया, एन का मतलब ईयर था, टाइम। ओके, ये 2 उसको पुट करने के बाद अमाउंट को उसको वेरीफाई सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हम लोग को अमाउंट का वैल्यू ये मिल गया। ओके, डायरेक्ट सा बात है। अमाउंट का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग को पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई या सीआई होते हैं। एसआई का जगह में हम लोग सीआई भी लिख सकते हैं इनकेस अगर सीआई का केस है। ओके, सेम बात ही है ये अमाउंट जो, तो अगर प्रिंसिपल को इस तरफ बेचने से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा तो हम लोग को सीआई का वैल्यू मिल जाएगा। अमाउंट का वैल्यू ये था, सीआई प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग को उससे हम लोग को सीआई का वैल्यू मिल जाता है। ओके, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाता है। इतना सा ही सिंपल बात है। आप समझ में नहीं आने से वीडियो को पॉज करके बार बार देखो। ओके, तब आपको समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ये फॉर्मूला जानना है, और ये फॉर्मूला तो पहले भी बताया था, बस 2 ही फॉर्मूला है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा 54 को। 54 में क्या लिखा है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। अभी हम लोग को डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो मतलब हम लोग को 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, डुप्लीकेट मतलब हम लोग को बस स्क्वायर करना है। ओके, तो कौन सा वाला होगा, यहाँ में ये 9 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ओके, आंसर ये, जब भी डुप्लीकेट बोलेगा ना हम लोग को जो वैल्यू देगा उसका स्क्वायर करना है। ओके, स्क्वायर करने से हमको आंसर मिल जाएगा, ध्यान देना है ना डुप्लीकेट। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ दिस। अभी ट्रिप्लिकेट बोला है, तो ट्रिप्लिकेट में क्या करना है, ट्रिप्लिकेट में हम लोग को उसमें ये 2 चीज़ है ना, उसमें हम लोग को क्यूब क्यूब लिखना है। ओके, मतलब क्यूब लिखना है, 3 ऐड कर देना है पावर में, क्योंकि ये ट्रिप्लिकेट बोला है तो डुप्लीकेट मतलब 2, ट्रिप्लिकेट मतलब 3। ओके, इसको अगर हम लोग 3 करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 करेगा तो ये कितना हो जाएगा 27। आंसर कौन सा वाला है, ये। ओके, तो आपको ध्यान देना है, डुप्लीकेट बोलने से हम लोग को स्क्वायर करना है, ट्रिप्लिकेट बोलने से हम लोग को बस यहाँ में क्यूब बिठा देना है, आंसर ऐसे आ जाएगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद इन केस सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, अगर सब डुप्लीकेट पूछता है
सब डुप्लीकेट पूछने से हम लोग को क्या करना है, 16:25 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका सब डुप्लीकेट में क्या करना है, हम लोग को रूट लगा देना है। ओके, रूट लगाने से क्या हो जाएगा, ये 16 का रूट कितना होगा, 16 का रूट जो 4 हो जाएगा, इसका बाद 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। ओके, समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग को पता है 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है कि नहीं। अगर 16 को स्क्वायर रूट करेगा तो कितना होगा, 4 होगा, है कि नहीं। अगर 25 मतलब 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है कि नहीं। वही स्क्वायर को स्क्वायर रूट करने से 25 का 5 होगा, दैट इसलिए आंसर ये है। इन केस अगर सब ट्रिप्लिकेट बोलता है, सब ट्रिप्लिकेट बोलने से हम लोग को क्या करना है, वो वैल्यू का, जैसे कि लाइक देख लो यहाँ में ये 16 और 25 है, लेकिन ये सब ट्रिप्लिकेट बोलने से हम लोग को या इसमें 3 लगाना पड़ेगा। ओके, हम लोग तो ये तो सब ट्रिप्लिकेट होने से डिसिमल में आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि लाइक अगर 27 होता तो 27 का ट्रिप्लिकेट जो 3 होना था, है कि नहीं। इसके बाद 125 का ये सब ट्रिप्लिकेट कितना होना था, 5 होना था, 3:5। ओके, ऐसा होगा। ओके, तो सब ट्रिप्लिकेट बोलने से हम लोग को 3 से करना है, सब डुप्लीकेट बोलने से हम लोग को स्क्वायर डायरेक्ट रूट लगा देना है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चंस आता है। इसके बाद यहाँ में विच इज ग्रेटर, ये ना ये कौन सा ग्रेटर है। ओके, तो ऐसा चीज में हम लोग को क्या करना है, सबसे फर्स्ट इसको ऐसा लिखो, बाई 8 इक्वल टू 9/14 ऐसा लिखो अभी के लिए। ओके, अभी पूछ रहा है कि ये वाला रेशियो बड़ा है ना, ये वाला रेशियो बड़ा है, पूछा है, मतलब फ्रैक्शन ये दोनों में से कौन सा वाला बड़ा है। ओके, तो ऐसा चीज में हम लोग कैसा करें, क्या करेगा बोलने से हम लोग को सिंपल वे है, 5 इंटू 14 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, 5 इंटू 14 करो, 5 14 कितना होगा, 5 4 20, 2 इन हैंड, 5 इंटू 5 6 7 70 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 होने से कितना होगा, 9 72 होता है कि नहीं। तो अभी कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ओके, ये वाला बड़ा है मीन्स हम लोग ने जो न्यूमरेटर है जिसके साथ मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स ये 9 जो बड़ा है। ओके, यहाँ में ये वाला 5 जो छोटा है, क्यों, क्योंकि इसमें 70 आया है, लेकिन 9 का साथ जो मल्टीप्लाई किया है, जो ऊपर वाला का साथ जो मल्टीप्लाई किया है ना, उसी का साथ जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। अगर आपको थोड़ा डाउट है बोलने से, आप कैलकुलेटर निकल के मोबाइल में उसको आप डिवाइड करो, यही बड़ा होगा। ओके, बस सिंपल है, ये दोनों को ऐसा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो ऊपर वाला होता है ना उसको ले लो एक्चुअल में ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 70 मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 72 मिला, इसलिए ये बड़ा है। ओके, और ये दो प्रोसेस भी होता है, जैसे कि अगर ये प्रोसेस अगर समझ में नहीं आ रहा है बोलने से, एक होता है सेम डिनोमिनेटर करना है, सेम डिनोमिनेटर। ओके, सेम डिनोमिनेटर करना है, और एक होता है सेम न्यूमरेटर करना है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि लाइक 7 10 और 6 10, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऐसा बोलेगा। मतलब हम लोग अभी हम पूछ रहे हैं कि आपको ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है वो दोनों का, ऑब्वियसली बड़ा यही होगा, है कि नहीं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो अगर ऐसा है ये दोनों ना, ये दोनों ऐसा है, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना ये दोनों को सेम करा सकते हैं। ओके, ये दोनों को डिनोमिनेटर को सेम ला के, डिनोमिनेटर को सेम लाने के बाद ऊपर के वैल्यू को हम लोग देखेगा कि किसका बड़ा है, वो भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, और एक प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग न्यूमरेटर को सेम करेगा, जैसे कि न्यूमरेटर सोच लो ऊपर में 10 है, 10/5 है, इधर में भी 10/6 है। ओके, तो इसमें कौन सा वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा। बट न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो बड़ा होता है ऊपर में वो बड़ा होगा, और अगर न्यूमिनेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो बड़ा होगा। ओके, सिंपल सा बात है, ऐसा भी कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है, ये वाला ज़्यादा सिंपल है अगर कंपैरिजन करा रहे तो। नेक्स्ट में कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, ये दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो उसके लिए एक चीज आपको जानना है, A is to B, B is to C।
इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये प्रोसेस को। ओके, तो हम लोग ए में क्या है, ए में 16 है, बी में क्या है 32 है, सी हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को सी ढूंढना है। ओके, सी कौन सा वाला होगा। ओके, तो ऐसा केस में 16/32 लिखो, ये दोनों को इक्वल टू 32/c। ओके, तो c को ऊपर लेके आओ, इसके बाद नीचे में 32 इंटू 32 हो जाएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 16 जो नीचे आ जाएगा उसको कैंसिल करने से यहाँ में 2 आ जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करेगा तो 64 हो जाएगा। आंसर कौन सा है, सी। ओके, दैट मीन्स यहाँ में सी का वैल्यू कितना होगा, 64 होगा। थर्ड प्रोपोर्शन, ये दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, सी होगा। तो इसके लिए आपको ये जानना है। ओके, ये वाला जो, ओके, ये जानने से आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, ये दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या है। तो इसके लिए डायरेक्ट सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी। ओके, मतलब ये ए है और ये बी है। ओके, तो √4 इंटू 25 करो, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, है कि नहीं। 100 के रूट कितना होता है, 10 होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है कि नहीं। 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है, इसलिए आंसर जो 10 है। तो मीन प्रोपोर्शन कोई किसी का वैल्यू कभी पूछ देगा, कुछ नहीं करना है आपको, रूट का अंदर डालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो मिलता है उसको स्क्वायर रूट करो। ओके, इसका बाद नेक्स्ट में है 3/4 ऑफ ए नंबर इज 54, व्हाट इज द 3/5 ऑफ द सेम नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या बोला है, 3/4 ऑफ नंबर बोला, ऑफ नंबर मतलब मल्टीप्लाई करो एक्स को, ये नंबर मतलब एक्स एज्यूम कर लिया। ओके, 54 बोला, तो उसमें हम लोग को पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। 54 इंटू 4 करो, नीचे में 3 होगा। ओके, ये दोनों 9 है, कैंसिल होगा, 3 1 जो 3 7 8 18 हो जाएगा। तो अभी 18 इंटू 4 कितना होगा, 2 3 9 4 4 5 6 7 72 मिल गया। ओके, हम लोग को x का वैल्यू कितना मिल गया, 72 मिल गया। x का वैल्यू कितना मिल गया, 72 मिल गया। बात सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल क्या बोला है कि व्हाट इज द 3/5 ऑफ द सेम नंबर बोला। हम लोग को वो जो नंबर मिला है उसका 3/5 कितना होगा, 3/5 इंटू 72, उसका 72 का 3/5 कितना होगा पूछा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ में उसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे फर्स्ट। ओके, 72 इंटू 3, ओके 6 या में 21, 216 मिल गया। ओके, 216 मिल गया, उसको 5 से डिवाइड करेगा। ओके, 5 4 या 20 16, तो 5 3 या 15 होगा 1, तो पॉइंट कर दो 0, तो 2 आ जाएगा। ओके, 10, दैट मीन्स 43.2 मिला है हम लोग को। 43.2 कौन सा वाला है, ए। ओके, ऐसा सवाल जो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ में क्या बोला है, 3/4 ऑफ ए नंबर इज 54, मतलब ये है। ओके, ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट बनाना है, 3/4 ऑफ ए नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। जब मैंने पढ़ाया था पहले ना, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम का एक वीडियो है, मैथ्स प्लेलिस्ट में जाने से आपको मिल जाएगा, वहाँ में कंप्लीटली बताया था अच्छा से। तो 3/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 54, ये चीज़ पूछा है, तो हम लोग ने उसका ये स्टेटमेंट का हिसाब से हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल गया नंबर का। ओके, 72 मिल गया। व्हाट इज द 3/5 ऑफ सेम नंबर, उसका 3/5 कितना होगा बोला, उसका 3/5 जो कितना होगा, 3/5 जो उसका 43.2 होगा। ओके, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/4 ऑफ a number exceed is 17/24, what is a number। ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन एक्सीड किया है बोला है। ओके, 1/4 ऑफ नंबर, 1/4 ऑफ नंबर मतलब 1/4 इंटू वो, उसको कितना से एक्सीड किया बोला, ये जो अगर वो दोनों को माइनस करेगा, इट्स 1/7 ना, 1/7 ऑफ सेम नंबर 24 से एक्सीड किया बोला। ओके, ये जो इसको 24 से एक्सीड किया बोला मतलब 12 है। ओके, या उसको आप उल्टा तरफ भी लिख सकता है, उसको आप इसे भी लिख सकते हैं, 1/4 बाई एक्स इक्वल टू
17x प्लस 24 भी लिख सकता है। दैट मीन्स ये जो 24 से बड़ा है या ये दोनों को माइनस करने से 24 मिलता है बोल के ना, ऐसे भी कर सकता है क्योंकि ये बड़ा हो गया। यहाँ में 1/4 ऑफ नंबर एक्सीड इट्स 17/24 बोला है। ओके, तो इसको अभी क्या करेगा, एलसीएम लेता है। ओके, एलसीएम लेगा। एलसीएम लेने से 28 है कि नहीं, 28 होगा। तो 7x माइनस 4x 28/24 ऐसा होगा। इसको हम सॉल्व करेगा तो एलसीएम 28 ले लिया। ओके, तो नीचे में 3x इंटू 24 इंटू 28। ओके, तो नीचे में 3 बेस देता है उसको नीचे में, तो ये कैंसिल होगा 8। ओके, अभी 28 इंटू 8 होने से कितना होगा, 8 8 64 16 एंड 8 2 16 16 प्लस 124 224 सॉरी 8 टू 16 तो 16 प्लस 6 कितना होगा 224। ओके, आंसर कितना मिल गया सी। ओके, 224 मिल गया। तो आपको बस ऐसा स्टेटमेंट देने से, आपको सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है बोलने से, आपको स्टेटमेंट बनाने सीखना है। ओके, इसके लिए आप जो जो मैंने एक वीडियो बनाया था प्लेलिस्ट में, उसमें जाओ। उसमें जाने से आपको पता चलेगा ऑफ होने से हम लोग को प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्सिट होने से क्या करना है। ओके, ईज का मतलब क्या होता है। ओके, उसमें वर्ड में ही मीनिंग होता है, वर्ड में ही कैलकुलेशन होता है। ओके, ये सब लोग का बहुत मीनिंग होता है। तो वही है, यहाँ में 1/4 ऑफ ए नंबर एक्सिट इट्स 17/24, इसका ही बात कर रहे हैं। ओके, उसको बस आप कैलकुलेट करने से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट में है पृथ्वी वॉक्स 160 मीटर एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही वर्क इन 4 वीक्स। पृथ्वी जो एक लड़का है, वो जो 160 मीटर चलता है हर एक दिन में, तो वो कितना किलोमीटर चलेगा बोला, कितना किलोमीटर चलेगा 4 वीक्स में। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे फर्स्ट एक चीज जानना है। ओके, कि आ, रुको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा। एक वीक्स में कितना होता है, 1 वीक में, 1 वीक में 7 डेज होता है। ओके, ये चीज़ जानना पड़ेगा। और इसके बाद 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये दोनों हम लोग को माइंड में क्लियर रखना है। ओके, कि 1 वीक्स में 7 डेज होगा और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। तो पृथ्वी एक दिन में 160 मीटर चल रहे हैं। ओके, एक दिन में कितना मीटर चल रहा है, 160 मीटर चल रहे हैं। तो वो कितना दिन के लिए चलेगा, 4 वीक्स के लिए। 4 वीक्स में कितना दिन होता है, 7 डेज होता है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो ये तीनों को, तो 160 इंटू 4 वीक्स है, 4 वीक्स में 7 डेज ना, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है कि नहीं, ये दोनों को 28, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 160 28। ओके, 0 8 4 इन हैंड, it 8 9 10 11 12, है कि नहीं, 2 0 0 2 6 जा 12 1 इन हैंड 2 2 3। ओके, 0 8 4 4। तो हम लोग को कितना मीटर मिल गया, ये जो 4480 मीटर। तो पृथ्वी जो पृथ्वी जो 4 वीक्स में इतना मीटर चल देगा, बट हम लोग को मीटर में नहीं किलोमीटर में पूछ रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेगा, 4480 को 1000 से डिवाइड करेगा, क्योंकि किलोमीटर में लेके आना है। तो उसको कैंसिल करेगा, उसको कैंसिल करने से 4.48 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, कौन सा वाला है, ये वाला आंसर। कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक दिन में इतना चल रहा है तो 4 वीक्स में कितना चलेगा, तो 4 वीक्स में 7 डेज होता है, बस मल्टीप्लाई कर दो 4 वीक्स के साथ 7 डेज में। ओके, तो हम लोग को ये मिल जाएगा। मीटर में आंसर मिला था, बट हम लोग को उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंज इज ₹72, फाइंड द देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंज। अगर 24 ऑरेंज का कॉस्ट जो 72 रुपीज है, 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 72
तो 120 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा, ऐसा सवाल है। ओके, सिंपल सा बात है। अगर 24 ऑरेंज 24 ऑरेंज का कितना है कॉस्ट बोला, 72 रुपीज। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को एक ऑरेंज का दाम कितना होगा वो देखना है। तो हम लोग को 72/24 करो डिवाइड। ओके, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि 24 ऑरेंज का दाम 72 रुपीज है। तो एक ऑरेंज का दाम निकालने के लिए 72 को हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से हम लोग को कितना मिलेगा, उसको डिवाइड करते हैं 24, ये दोनों को 3 से डिवाइड होगा क्या, मेरे ख्याल से 3 से हो जाएगा। हाँ, ये 3 से हो जाएगा डायरेक्ट। 24 × 3, 24 × 3, 6 7, हाँ 72 सही है। तो एक ऑरेंज का दाम कितना है, 3 रुपया है। ओके, हम लोग को पता चल गया एक ऑरेंज का दाम कितना है, 3 रुपया है। तो अभी 120 ऑरेंज का दाम कितना होगा पूछे। तो एक ऑरेंज का दाम 3 रुपया है, तो 120 का 3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 300 326 360, है कि नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल गया हम लोग को। ओके, ये दो स्टेटमेंट है, आप लोग को ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, बहुत सिंपल सा बात है। 24 ऑरेंज का दाम अगर इतना है, तो आप जो एक ऑरेंज का दाम निकालो, एक ऑरेंज का दाम निकालने के बाद 120 या 1000 जितना भी हो, उसको जो एक का दाम होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करो। ओके, आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेस कंप्लीट्स 1/13 पार्ट ऑफ सर्टेन वर्क इन 1 डे, हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द होल वर्क। अगर ग्रेस जो 1/13 पार्ट जो काम है ना, 1/13 पार्ट जो एक दिन में कर रहे हैं, तो उसको एंटायर वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। दैट मीन्स काम कितना है, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है कि नहीं। काम जो कितना है 13, एक दिन में वो एक काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम किया बोला है, 1 पार्ट काम किया 13 आउट ऑफ 1 डे में, है कि नहीं। तो एंटायर वर्क को काम खत्म करने में कितना लगेगा, ऑब्वियसली 13 डेज लगेगा ना, है कि नहीं। अगर एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एंटायर काम को करने में तो ऑब्वियसली उसको 13 डेज लग जाएगा, है कि नहीं, वही डायरेक्ट बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 men can finish work in 20 days, then find the number of days required to complete the same work by 15 months। ऐसा बोला, अगर 12 आदमी जो काम जो 20 दिन में कर रहे हैं, ओके, 12 आदमी जो 20 डेज लग रहा है वो काम करने में, तो 15 आदमी वो काम को कितना डेज में करेगा बोला। ओके, सवाल ऐसा है, एक्स डेज, ऐसा है सवाल। 12 आदमी 20 दिन में कर रहा है, तो 15 आदमी कितना दिन में काम करेगा। ओके, तो ऐसा में हम लोग क्या करेगा, 20:x करेगा, इधर में 12:15 करेगा। ओके, ये दोनों को ऐसा लिख सकेगा। लिखने के बाद हम लोग को जब भी ऐसा समय का बात पूछता है ना, टाइम का बात पूछ रहे हैं, देश का, देश मतलब टाइम का बात ही कर रहे हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। फाइंड नंबर ऑफ डेज होने से हमेशा ये एक फॉर्मूला सिखाया था, n/m होता है, तो उसको नहीं, m/n होता है ना, mn होता है, तो उसको हम लोग को रेसिप्रोकेट करना है, n/m कर देना है। ओके, दैट मीन्स 20:x इक्वल टू 15:12 करना है। ओके, ये चीज़ जो थोड़ा उल्टा कर देना है, उल्टा करने से हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसी के देखो 20/x है, इधर में 15/12 हो गया। तो हम लोग क्या करेगा, उसको फिर से 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 20 × 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू x आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको 5 से करो, 5 से करो 4 5 20, ये 3 है, तो 3 4 या 12, 4 4 या कितना हो जाएगा 16, x इक्वल टू 16 आंसर मिल गया। कौन सा वाला है आंसर, 16। दैट मीन्स 12 आदमी अगर 20 दिन में काम को कर रहा है, अगर 3 आदमी बढ़ा देता है, तो 16 डेज में काम जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा होने से जो ऊपर का दो है ना, ऐसे ही लिखो उसको, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकता है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो 20 बाय ये चीज़ को ना 20/x डायरेक्ट इक्वल टू 12/15 करो। लेकिन जब टाइम पूछ रहे तो
ये 15/12 कर दो। ओके, ये चीज़ को बस चेंज कर देना है, आंसर आ जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा बात है। ओके, ये फॉर्मेट बनाने से आपको समझ में आ जाएगा। उसको मैंने जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया था उसमें डिटेली बताया है, फॉर्म कैसा कैसा प्रोसेस होता है, बहुत सारा पढ़ाया है। अभी तो जस्ट बता रहा है कि ऐसा क्वेश्चंस आने का संभावना है। ओके, आप देख लो वो वीडियो को, अगर इनकेस समझ में नहीं आ रहा है अच्छा से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 12 days. How long they will take to finish the work if they work together? अगर ए जो एक इंसान है, बी जो एक इंसान है, ए को वो काम, एक काम को खत्म करने में, एक काम है उसको खत्म करने में 10 दिन लग रहे हैं, बी को वही सेम काम को खत्म करने में 12 दिन लग रहा है। दैट मीन्स बी थोड़ा सा कमजोर है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर? अगर दोनों साथ में काम करते हैं, ए और बी ना, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो वो कितना देर लगेगा? क्योंकि ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, वो 12 दिन में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम दिन लगेगा, है कि नहीं? बट कितना लगेगा? 2 दिन, 5 दिन, कितना? चलो चेक करते हैं। ऐसा को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट हम लोग को रेसिप्रोकेट करना है। ओके, दैट मीन्स 1/a प्लस 1/b दोनों साथ में काम करेगा। ओके, ऐसा रेसिप्रोकेट करेगा तो ए जो कितना डेज में काम कर रहा था 10 डेज में, बी जो कितना डेज में काम कर रहा था 12 दिन में, उसको रेसिप्रोकेट किया है। ओके, वो दोनों को अभी एलसीएम करते हैं हम लोग। ओके, एलसीएम करने से यहाँ में 12 + 10 120। ओके, इसको फिर से यहाँ में लिखते हैं, वही सेम चीज़ को। कितना हो जाएगा? 22/120 ऐसे मिला है हम लोग को, है कि नहीं? उसको कैंसिल करते हैं तो ये 11, ये कितना हो जाएगा? 60। ओके, 60/11 मिल गया हम लोग को। तो अभी ये रेसिप्रोकेट करके किया था, उसको ठीक करते हैं। ओके, अभी ये उसको ठीक करने से 60 जो ऊपर चला जाएगा 11 होगा। ओके, ये एक्चुअल डेज है, बात उसको हम लोग को मिक्स में निकालना है। मिक्स में निकालने से ये ऐसा में एग्जैक्ट डेज में, तो 11/5 या 55। ओके, 11/5 या 55 होने से रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 5 होगा, है कि नहीं? ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर। ओके, तो यहाँ में डिवीजर क्या है? डिवीजर ऑब्वियसली 11 है कि नहीं? डिवीजर 11 है। क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट हम लोग को 5 मिला है। रिमाइंडर कितना मिला है? रिमाइंडर भी 5 मिला है। आंसर ये है, कौन सा वाला है? ए। ओके, कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों को अगर सेम दोनों साथ में करने से कितना निकलेगा बोलने से हम लोग को ये इसको रेसिप्रोकेट करके ऐसे करके प्लस कर देना है। दोनों को प्लस करने के बाद जब ये वैल्यू मिल जाएगा उसको फिर से वापस रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक कर दो। ये उल्टा में है तो उसको सीधा कर दो। सीधा में 60/11 मिला है हम लोग को, ये तो उल्टा था। तो इसके बाद ये तो फ्रैक्शन में है, उसको हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में एग्जैक्ट डेज में ऐसा निकाल सकते हैं। ओके, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अभी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ओके, ए अलोन कैन डू इन 18 डेज, हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट? अभी हम लोग को कंडीशन ऐसा दिया है कि ए और बी दोनों साथ में करने से 12 दिन लगेगा, ए अकेला करने से 18 दिन लगता है, तो बी अकेला करने से कितना दिन लगेगा? ओके, यहाँ में क्या था? यहाँ में ए अकेला इतना दिन था, बी अकेला इतना दिन था, टुगेदर कितना करेगा? ओके, बट अभी यहाँ में ए और बी साथ में करेगा तो 12 दिन, ए अकेला 18 डेज और बी अकेला कितना दिन लगेगा? तो हम लोग वही सेम प्रोसेस, ए + 1/b, कितना दिन लग रहा है दोनों को लग रहा है 12 दिन। ओके, कितना दिन लग रहा है? दोनों को 12 दिन लग रहा है। उसको 1/12 लिखो। ओके, क्योंकि रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा तो इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो ए कितना दिन लग रहा था? ए को 1/18 लग रहा था, प्लस 1/b हम लोग को पता नहीं है, और कितना दिन लग रहा था? 12 डेज ना, दोनों साथ में। उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेट 1/12 क्यों लिखा है? क्योंकि ये लोग जो उल्टा है। ओके, तो अभी क्या करेगा? 1/b को जो 1/a था उसको इस तरफ ले जाओ, 1/12 - 1/18। ओके,
इसके बाद ये दोनों को एलसीएम करो, एलसीएम करने से 18, एलसीएम निकालते हैं उन दोनों का, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो बाद में। 2 9 6 3 3 2, एलसीएम आ गया। ओके, ये डायरेक्ट आ गया। तो ये कितना, 6 6 6 6 36 होगा। ओके, कितना होगा, 36, 36 एलसीएम मिल गया हम लोग को। दैट मीन्स नीचे में डायरेक्ट 36 लिखो। इसको 36 होने के लिए 3, इसका बाद इसको 36 होने के लिए 2 हो गया। तो वो चीज़ को हम लोग कैसा लिखेगा फिर से, 1/36, ये दोनों को माइनस करें तो 1/36 हो गया, मिल गया है कि नहीं। ओके, दैट मीन्स हम लोग को अभी ये बी जो ये फॉर्म में है कि नहीं, बी को सीधा करो, अभी बी को सीधा करेगा तो 36 डेज, डायरेक्ट आंसर मिल गया हम लोग को। कुछ नहीं करना है, वही सेम प्रोसेस है जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ में जिसे किया था ना, वही सेम चीज़ है, लेकिन इस बार जो दोनों जो जितना होता है उसको दे चुका था, ए का भी दे चुका था, बस बी को ढूंढना था, बस माइनस किया है। तो एलसीएम तो निकालने के लिए आपको तो पता है कि नहीं। इसके बाद ये आंसर आ गया 1/36, उसको सीधा करेगा तो 36 डेज। तो बी अकेला 36 डेज चाहिए होगा उसको कंप्लीट करने में। ओके, ए को 18 डेज, दोनों साथ में करेगा तो 12 दिन। नेक्स्ट में, if a car covers 125 km in 5 hours, then find the speed of the car. ओके, तो ऐसा जब स्पीड, टाइम, किलोमीटर आ जाता है ना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान दो, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। ओके, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला बोलने से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये है बेसिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद होता है कि नहीं होता है, याद नहीं होता है तो एक सिंपल सा प्रोसेस बताएगा। वेलोसिटी अंत है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है ना, है कि नहीं। वेलोसिटी का हमेशा ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मतलब स्पीड है, मीटर मतलब क्या, डिस्टेंस जो हमेशा मीटर में होता है। इसके बाद टाइम जो हमेशा सेकेंड में होता है। ओके, मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, तो इससे आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला में ये इसको पुट करते हैं और हम लोग को स्पीड ऑफ कार मिल जाएगा। तो हम लोग को स्पीड ही ढूंढना है, या में स्पीड। ओके, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 125 किलोमीटर बोला है लेकिन कार जो इतना कवर किया है, कितना समय में कवर किया है, 5 घंटा में। ओके, उसको कैंसिल करो, कैंसिल करने से 25 आ गया। तो स्पीड का कार कितना था, अगर इतना किलोमीटर कवर किया 5 घंटा में, तो स्पीड का ये कार का स्पीड था 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये जो किलोमीटर पर आवर में आएगा ये चीज़ जो। ओके, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो ये आवर में है। अगर उसको इन केस ये मीटर पर सेकंड में निकालो बोलने से, ये मीटर पर सेकंड में निकालो बोलने से, ये आवर था तो नीचे में आवर है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर में निकालो बोलने से, क्योंकि 25 किलोमीटर है। और 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड ना, ऐसा होगा, ये होने से मीटर पर सेकेंड में आएगा। ओके, क्यों ये किया है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स। ओके, इनकेस अगर यहाँ में क्वेश्चन में और ऐड कर दिया कि मीटर पर सेकेंड में निकालो आंसर जो ये क्योंकि ये किलोमीटर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में है, अगर मीटर पर सेकेंड में निकालो बोलने से हम लोग को 25 इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में कितना होता है, इतना सेकेंड होता है, दैट इज 3600 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस दिस विद स्पीड ऑफ दिस, व्हाट टाइम इज टेकन बाय ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। फिर से डायरेक्ट सिंपल सा बात है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ये बेसिक, ये यही फॉर्मूला से सब आंसर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, जितना भी ट्रेन जो भी आता है ना, टाइम स्पीड लोग का ना, यही है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो हम लोग को अभी क्या निकलना है, व्हाट टाइम, टाइम निकलना है। ओके, टाइम निकलना है, तो टी को ऊपर लेके आओ, अभी डिस्टेंस बाय स्पीड नीचे। ओके,
तो डिस्टेंस कितना है बोला है 200 किलोमीटर, स्पीड कितना है बोला है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा यहाँ में 20। दैट मीन्स कितना समय लगा है उसको, हाँ 20 आवर्स लग गया। दैट मीन्स ये आंसर। ओके, होप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, यही फॉर्मूला यूज करना है। ट्रेन का प्रॉब्लम ना, ट्रेन का एक अलग सा एक मैंने बताया था, ट्रेन का कुछ कुछ केसेस होता है। ओके, जैसे कि पोस होता है, प्लेटफॉर्म होता है, दो ट्रेन एक दूसरा को क्रॉस करेगा या एक डायरेक्शन में जाएगा। ओके, उसका बहुत स्पेशल केसेस है ट्रेन का ना, तो उसका अलग अलग फार्मूला होता है। बट बेसिक फार्मूला यही होता है, बट स्पीड प्लस माइनस होगा, या ये क्या बोलता है डिस्टेंस जो प्लस माइनस होगा, अगर दो ट्रेन है दो प्लेटफॉर्म में तो ऐसा होगा। ओके, यहाँ में 70 क्वेश्चन नंबर 70 में क्या लिखा है, ए बाइक क्रॉसेस ए ब्रिज विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अरे ये बाइक इतना स्पीड जा रहा है, वो भी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, इतना स्पीड में जा रहा है। ओके, इतना स्पीड नहीं चलाना है। ओके, बाइक अच्छा बात नहीं है। इवन हाईवे में भी 100 स्पीड क्रॉस नहीं करना है जब तक इमरजेंसी नहीं है। ओके, क्योंकि बाइक बहुत हल्का होता है, कुछ भी हो सकता है इतना स्पीड में, क्योंकि दो ही चक्का है। तो अगर गाड़ी वाड़ी होता तो चलो ठीक है, लेकिन बाइक एक सेकेंड है, एक सेकेंड इधर उधर हो गया, कुछ भी हो गया, गिरेगा तो गया। ओके, इवन हेलमेट भी नहीं बचाते हैं इतना स्पीड में। तो होशियार होना है जो बाइक चलाता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ब्रिज, अभी लेंथ ऑफ ब्रिज पूछ रहे, तब तो ब्रिज तो लंबा ही होना पड़ेगा, इतना स्पीड में जा रहे तो वो भी देखो 8 घंटा लग रहा है उसको ब्रिज क्रॉस करने में, सोचो ब्रिज कितना लंबा होता होगा। ओके, तो यहाँ में ए बाइक क्रॉसेस ब्रिज विद स्पीड ऑफ दिस, हम लोग को स्पीड मिल गया, डिस्टेंस बाय टाइम है। ओके, स्पीड हम लोग को मिल गया ये। इसका बाद व्हाट विल बी द लेंथ, हम लोग को डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब लेंथ डिस्टेंस पूछ रहा है, और बाइक ने समय कितना लिया 8 घंटा लिया, ब्रिज बहुत लंबा है दैट मीन्स। तो यहाँ में क्या करेगा हम लोग, अभी लेंथ पूछ रहे हैं ना, तो डी को लिखता है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। ओके, दैट मीन्स स्पीड इनटू टाइम, ऐसा करेगा। ओके, तो स्पीड कितना है 108 किलोमीटर पर आवर है, इसका बाद टाइम कितना है, टाइम जो 8 घंटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अभी, ये फॉर्मूला के हिसाब से पुट किया। ओके, तो 108 इंटू 8 4 6 इन हैंड 64, तो आंसर डायरेक्ट मिल गया हम लोग को 864 किलोमीटर। कौन सा वाला है आंसर, ये। ओके, दैट मीन्स ब्रिज बहुत ही लंबा था, इसलिए इतना स्पीड चला रहा था। तो यहाँ में कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही है कॉन्सेप्ट, बस वही में पुट करना है जिससे भी क्वेश्चन हो। ओके, आंसर निकल के आ जाएगा। आइए फिर से एक ट्रेन का सवाल है, ट्रेन कवर्स 85 मीटर इन पासिंग द पोस्ट सिग्नल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। ये पोस्ट है। ओके, और ये ट्रेन जा रहा है। ओके, ये ट्रेन इस तरफ जा रहा है, ये पोस्ट को क्रॉस करने में 85 मीटर लगा है, बोल रहा है 85। हाँ, ये पोस्ट को क्रॉस करने में ये 85 मीटर कवर किया है, बोल रहे हैं ये पोस्ट को क्रॉस करने में, तो ट्रेन का लेंथ कितना होगा पूछ रहे हैं। ओके, तो जनरली ट्रेन का केसेस में, ट्रेन का प्रॉब्लम में क्या होता है, पोस्ट मैन स्टैंड, कुछ भी ना, ऐसे पोस्ट स्टैंड, कोई कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा वर्ड होता है, तब क्या होता है कि ये जो हम लोग इसको नल बोल के कंसिडर करते हैं। ओके, नल मतलब क्या है, उसका डिस्टेंस जो नहीं है, उसका डिस्टेंस नहीं है बोल के एज्यूम करते हैं। ओके, ट्रेन का प्रॉब्लम में, तो इन केस अगर ट्रेन जो पोस्ट या पर्सन या कोई भी पर्टिकुलर एक स्टैंड है उसको क्रॉस करने में 85 मीटर, मतलब 85 मीटर कवर किया है इसको क्रॉस करने में ना, दैट मीन्स ट्रेन का लेंथ कितना होगा बोलने से, ट्रेन का लेंथ भी 85 ही होगा, क्योंकि ट्रेन अपना लेंथ ही कवर किया है,
है कि नहीं, उसको अपना लेंथ, जो ट्रेन का लेंथ था वही कवर किया है, क्योंकि ये पोज का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। ओके, तो इसलिए आंसर भी 85 ही होगा। ध्यान देना है हाँ, कि जब भी क्वेश्चन में सिग्नल पोस्ट आ गया या पर्सन स्टैंडिंग इन द प्लेटफॉर्म आ गया ना, दैट मीन्स वो चीज का डिस्टेंस नहीं होता है। ओके, इसलिए वो कितना मीटर कवर किया वही ट्रेन का डिस्टेंस है। इतना ही सिंपल है। अब कर आपको कंफ्यूजन है, केसेस बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया था ना, ट्रेन का एक सेपरेट सा वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बहुत सारा ट्रेन का ना अलग 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 कवर किया है, देख लो। नेक्स्ट है, a 29-meter long train passes a platform which is 100 meter long. Find the distance covered by train in the passing the platform. अभी 29 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, प्लेटफॉर्म कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। अभी वही सेम केसेस है, ये ट्रेन है, ट्रेन का कितना है 29 मीटर है। ओके, और यहाँ में ये प्लेटफॉर्म है, क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कितना है 100 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो ये ट्रेन जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से शुरू किया है, ओके, यहाँ से शुरू किया है, वो यहाँ तक चला गया, कवर किया है। ओके, तो बोल रहा है कि ट्रेन जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ऑब्वियसली D1 प्लस D2 होगा। D1 क्या था, ये है, D2 ये है कि नहीं। दैट मीन्स 29 मीटर खुद का डिस्टेंस है, ऑर्डर में 100, दैट मीन्स कितना होगा 129 मीटर। आंसर ये। पोस्ट का लेंथ नहीं था, ओके, पोस्ट का लेंथ नहीं था, इसलिए जितना कवर किया है वही ट्रेन का डिस्टेंस था। बट यहाँ में हम लोग ट्रेन का डिस्टेंस अकेला एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म का एक लेंथ होता है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 100 मीटर लॉन्ग है, तो इसलिए उसको भी प्लस करेगा। ओके, ये एक केस है, ये भी एक केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट हैंड इन क्लॉक इज, क्लॉक ऐसा होता है 12 3 6 9। ओके, तो एक छोटा होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ओके, तो जो छोटा होके, जो बिग हैंड होता है ना, मोटा सा होता है लेकिन छोटा होता है, वो जो क्या होता है, आवर हैंड बोलते हैं हम लोग, आवर हैंड बोलते हैं। और एक मोटा होता है, लंबा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। ओके, और एक पतला होगा, वो भी लंबा ही होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड हैंड। ओके, तो यहाँ में शॉर्टेस्ट हैंड बोला, ये तीनों में शॉर्टेस्ट हैंड क्या है, आवर हैंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में, विच एमोंग देम इज अ लीव ईयर, कौन सा वाला जो लीव ईयर है बोले, ये क्लॉक का क्वेश्चन था, ये कैलेंडर का है। ओके, ये कैलेंडर का है, अभी कैलेंडर का क्वेश्चन, यहाँ में कौन सा वाला लीव ईयर है। तो सबसे फर्स्ट आपको जानना है कि लीव ईयर क्या होता है। लीव ईयर जो, जैसे कि अगर फरवरी मंथ में अगर 28 डेज है, तो उसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। ओके, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। अगर फरवरी मंथ में अगर 29 डेज आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलता है, लीव ईयर बोलते हैं। ओके, यही है। तो लीव ईयर जो हर 4 इयर्स में, हर 4 इयर्स में एक बार रिपीट होता है। लीव ईयर क्या होता है, हर 4 साल में एक बार रिपीट होता है। दैट मीन्स कोई भी साल उसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं, ओके, अगर कोई भी साल को, कोई भी ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड कर पा रहा है, दैट मीन्स वो ईयर जो लीव ईयर है। ओके, तो इसलिए अब हम लोग को ये जितना भी ईयर है ना, वो लोग को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है विदाउट रिमाइंडर, दैट मीन्स वो जो लीव ईयर है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ में चेक करता है 2012। ओके, उसको 4 से डिवाइड करता है, 4 5 या 20। ओके, नीचे में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 लिखता है, 2 आएगा, दैट मीन्स 4 3 या 12। दैट मीन्स ये कंप्लीटली बहुत अच्छे से डिवाइड हो रहा है, ये कि नहीं, बहुत अच्छे से डिवाइड हो रहा है ना, ये जो 12 रिमाइंडर नहीं है, दैट मीन्स ये लीव ईयर है। तो बाकी लोग का भी चेक कर सकता है, जैसे कि 2010 हो गया, 2010 हो गया, उसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 या 20, 1 0 10, 4 2 या 8, तो रिमाइंडर है, नहीं होगा। 2006 और 2014 भी डिवाइड नहीं होते। ओके, इसलिए ये आंसर है। आप 4 से डिवाइड करो ना, जो डिवाइड होता है वही लीव ईयर है। इसके बाद नेक्स्ट में
If today is Sunday, then what will be a day after 50 days? अगर आज संडे है तो 50 दिन का बाद कौन सा डे होगा? अरे यार कैसे बताएगा 50 दिन के बाद कौन सा डे होगा? ये तो बहुत टफ सवाल पूछ दिया। अगर 14 डेज के बाद, 15 डेज, 20 डेज के बाद बोलने से भी हम लोग को हिसाब करने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को पता है कि थोड़ा पहले भी बताया था 1 वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज होता है। दैट मीन्स हर 7 डेज के बाद वो डे जो रिपीट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये संडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? तो हर 7 दिन के बाद जो यहाँ में है ना, ये जो फिर से संडे आ जाएगा, है कि नहीं? तो हर 7 दिन के बाद वो जो रिपीट होता है। दैट मीन्स हम लोग 50 को अगर आज संडे है तो 50 दिन के बाद क्या होगा? तो हम लोग 7 से डिवाइड करो उसको, फॉर एग्जाम्पल के लाइक ये 50 ना, तो आज संडे है तो 7 इंटू 7 कितना होता है? 49 होता है। दैट मीन्स 49 डेज के बाद भी संडे आएगा, है कि नहीं? तो 50 डेज के बाद क्या होगा? एक दिन के बाद, एक दिन के बाद अगर 1 प्लस करेगा वहाँ में तो मंडे हो जाएगा, है कि नहीं? इतना सा सिंपल है ये आंसर जो मंडे होगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखो हर 7 डेज के बाद वही दिन रिपीट होगा, है कि नहीं? यहाँ में मैंने बताया था हर 7 डेज के बाद वही संडे जो वापस आ जाता है कि नहीं? आज संडे है तो 7 डेज के बाद वो रिपीट होगा। तो हम लोग 7 डेज में रिपीट होता है तो हम लोग 7 का साथ जो भी मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं? 7 का साथ ये 7 मल्टीप्लाई किया तो कितना दिन हो गया? यहाँ में 49 डेज। तो 49 डेज यहाँ में कितना है? 50 है, तो 1 प्लस करो। 1 प्लस करने से मतलब 49 डेज का बाद संडे होगा, बट हमको 50 डेज के ऊपर मंडे होगा, है कि नहीं? इन केस अगर 25 डेज का पूछ रहे हैं, ओके, 25 डेज के बाद क्या होगा? आज संडे है, 25 दिन के बाद क्या डे आएगा? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 7 इंटू 3, 7 4 या नहीं, 7 3 कितना होता है? 21 ना, 7 3 21 होता है। 21 प्लस 25 कितना होगा? 4 ना, तो 4 दिन प्लस करने से 25 डेज हो जाते हैं। दैट मीन्स संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ना। दैट मीन्स ये 25 डेज के बाद थर्सडे होगा, ऐसा प्लस करते हैं, ओके? अगर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे आंसर निकल जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी ओड डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी? कितना ओड डेज है पूछा है जनवरी महीना में। आंसर दो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसको आप कमेंट में आंसर देगा, ओके? कि ओड डेज क्या होता है जानता है ना? जो भी सेवन डेज से, जो भी 7 डेज से जितना भी ज़्यादा होता है ना, इसी के लाइक 8 डेज हो गया, 9 डेज हो गया, इसमें 8 डेज में कितना होगा? 1 ओड डेज है, 9 में 2 ओड डेज है, 10 में 3 ओड डेज है, ओके? 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर होता है ना, जो भी रिमाइंडर होता है उसको हम लोग ओड डेज बोलते हैं। तो जनवरी में कितना ओड डेज है? आप निकल के देखो कि जनवरी में कितना डेज होता है, कि नहीं? 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज में कितना होगा, है कि नहीं? ओड डेज आप देख लो और कमेंट में आप आंसर दीजिए, ओके? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके? विदाउट हेजिटेशन, एनी टाइम हम जवाब देने के लिए रेडी है। तो आज के लिए वीडियो इतना तक ही था। हमने कितना से 51 से ना, 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 में ज़्यादातर हम मेंसुरेशन का पार्ट कवर करेगा, जिसमें एरिया, पेरीमीटर, सर्कल लोग का क्वेश्चन, ट्राइंगल लोग का क्वेश्चन ना, जो मेंसुरेशन में आता है, वो सब का क्वेश्चंस को इंक्लूड करने के लिए ट्राई करेगा वहाँ में ज़्यादातर। तो लास्ट 76 से लेके 100 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पार्ट 4 है, आने वाला वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना तक ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।